व्यंग्य की जब बात चलती है तो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और काका हाथरसी, इनकी बात को आप क्या मानते हैं? ये समाज में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नश्तर चलाते थे या फिर टेढ़ी बात लिखने के लिए कलम चलाते थे? देखिए, परसाई जी का तो बतौर व्यंगकार मैं शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि हमारे काम को उन्होंने एक स्थापित किया। यानी आज हम लोग जो यहाँ मंच पे बैठाए गए हैं, परसाई जी का पुण्य है कि मतलब व्यंगकार को इस काबिल माना जाता है कि वो बतौर साहित्यकार आपसे इंटरेक्ट करे। देखिए, व्यंगकार मुझे लगता है मूलतः बहुत संवेदनशील व्यक्ति होता है और कवि या शायर से भी ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति होता है। और उसको वो टेढ़ापन, वो कंट्राडिक्शन, वो विसंगतियाँ, वो बदमाशियाँ, वो पेच बहुत साफ दिखाई पड़ते हैं। फिर उसे लगता है कि ये बात कही जाए, लिखी जाए। लेकिन चूंकि व्यंगकार, मतलब मैं से कहता हूँ, व्यंगकार अगर एक अलग अर्थ में कहूँ कि बदमाश या हरामी नहीं है अपने एंगल में, तो व्यंग नहीं लिख सकता। उसको दिखा कंट्राडिक्शन, उसने फिर उसको पकड़ा और उसको उस भाषा में पेश किया कि लोगों को लगता है कि यार ये बात तो कह रहा है लेकिन इसमें हंसी भी आ रही है। लेकिन बहुत सा व्यंग ऐसा है जो हंसी के बगैर भी लिखा गया है। हास्य व्यंग की कंप्लीट और पहली शर्त नहीं है, लेकिन व्यंगकार होने की पहली शर्त है, मैं मानता हूं, नंबर 1 यू हैव टू बी सेंसिटिव, नंबर 2 आपको बहुत कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, और नंबर 3 आपको पढ़ना लिखना बहुत पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ाई, बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत सेंसिटिविटी, और एक आपके दृष्टिकोण में थोड़ा टेढ़ापन हो, बदमाशी हो, व्यंग वहां से आ जाता है। प्रेम जी, आपसे यही सवाल बिल्कुल कि क्या शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, काका हाथरसी, इनको आप मानते हैं कि ये व्यंग्य के रूप में इन्होंने समाज में नश्तर चलाया? संजय जी, ऐसा है अभी मैंने जब बात कर रहा था तो मैंने कहा कि हमने व्यंग्य का एक गोदाम इकट्ठा किया हुआ है, उसमें इन सब लोगों को भर दिया है और हमें जब ज़रूरत होती है वहाँ से उनको उठा लाते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं। इस कारण से एक व्यंग्य का कुआं पैदा हो गया है जिसमें कुएं के मेढक आ गए हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए मैंने आपको जयशंकर प्रसाद का उदाहरण दिया था। मैं अगर आपको बताऊं, कमलेश्वर जैसा व्यक्ति 1970 में अगर ये लिखता है कि मैं जब इलाहाबाद से दिल्ली आया तो मुझे लगा कि इस महानगर, जो अब तक मैं लिखता रहा, जो मेरे टूल्स थे, मुझे लगा कि इस समय इस महानगर में वो मेरे टूल्स काम नहीं आ रहे हैं। इस समय की विसंगतियों को समझने का सबसे बड़ा टूल जो है वो व्यंग है। और आप लोग देखिए, जिंदा मुर्दे नाम का उनका एक व्यंग संकलन भी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ व्यंग विवशता जन्य हथियार है। विवशता के कारण कभी भी कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात, परसाई के बारे में हम लगातार कहते हैं और वहाँ तक आके व्यंग को कई बार रोक देते हैं। परसाई का समय और हमारा समय मित्रों क्या एक है? क्या परसाई के समय में व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीज़ थी? क्या परसाई के समय में संवादहीनता थी जो आज आ गई है? क्या परसाई के समय में नैतिक मूल्य, क्या परसाई के समय का जो भैया जी नेता था वो आज इतना भकवा है? सबसे समझदार व्यक्ति वो है। और परसाई ने कहा था एक इंटरव्यू मेरे साथ, बात मेरी सबके साथ बात हुई, परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी साहब, परसाई ने कहा था, मैंने जब कहा परसाई जी आपने तो बहुत कुछ लिख दिया उसके रूप में, उन्होंने मुझे कहा था, प्रेम नहीं, परसाई इतने समझदार थे कि मेरी पीढ़ी ने बाप को नंगा नहीं देखा है, तुम्हारी पीढ़ी देख सकती है।